सो सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 cells of EMF 2 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are connected in series. Their internal resistances are 0.05 ohm, 0.7 ohm and 1 ohm respectively. If the battery is connected to external resistor of 4 ohm via very low resistance ammeter, what would be the reading of the ammeter? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बना देता हूँ। आपके पास 3 सेल्स है, 2 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास है 0.05। दूसरा आपके पास है 1.8 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.7 ओम एंड तीसरा आपके पास है 1.5 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। And this system is connected to a external resistance which is 4 ohm. तो सबसे पहले E इक्विवेलेंट निकाल दें। E इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5 देख लो। 2 1 3 1 4 8 5 13 2 1 3 1 4 1 5 5.3 वोल्ट इज E इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकाल दें। स्मॉल आर इक्विवेलेंट 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1, तो वैल्यू आप देख सकते हैं 1.75। दिस इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर टोटल EMF। तो अब ये सेल को जब आप इधर कनेक्ट किए हैं, करंट I की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट ही तो आएगी। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है ये वाला। E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? 5.3। कैपिटल R आपके पास क्या है? 4 प्लस 1.75 दैट इज़ 5.3 डिवाइडेड बाय 5.75 एम्पियर की रीडिंग आएगी। कैलकुलेट कर लेना, मैं इसी में ही छोड़ देता हूँ। राइट। अच्छा, नेक्स्ट पूछा, इफ द 3 cells above were joined in parallel would they be characterized by definite EMF and internal resistance? If not, how will you obtain current in different branches? देखो ये बहुत सिंपल सवाल पूछा है। अगर 3 सेल को आप क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ज्वाइन करेंगे इसी तरीके से, तो would they be characterized by definite EMF and internal resistance, मतलब independent of external circuit। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। इफ़ नॉट, हाउ विल यू ऑब्टेन करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, वो भी आपके पास हम लोग कर सकते हैं, जो आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस में। तो सबसे पहले अब देखो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही तीनों को पैरेलल में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट and last is 1.5 volt। तो 2 वोल्ट के साथ कितना ओम का कनेक्टेड है? 0.05, 0.7 ओम एंड इधर इसके साथ है 1 ओम। और इसको आप क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। देख लो, क्या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम लोग इधर E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, निकाल लो। तो यहाँ पर बोल दिया कि वुड दे बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिनेट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। बोलता है कि क्या यहाँ पर एक डेफिनेट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट? यस, बन सकता है। आपके पास 2
2 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, हम ई इक्विवेलेंट यहाँ निकाल सकते हैं और आर इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं, और हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस में करंट भी निकाल सकते हैं। हर ब्रांच में करंट कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, राइट। लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लोग ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। इस तरीके से हम लोग ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे। उसके बाद आपके पास आई करंट निकालने के लिए आप तो किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर लोगे। यहाँ पर करंट निकालने के लिए कैसे यूज़ करोगे, नाउ सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं हाउ विल यू ऑब्टेन करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो करंट कैन बी ऑब्टेन्ड by using Kirchhoff's लॉज। कैसे, देख लो, यहाँ पर मान के चलो I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इधर जाएगा। इसकी वैल्यू तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू तो आप निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, वो तो सिंपल है। I1 प्लस I2 आई प्लस I3 की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। और जब आप इसको किससे ज्वाइन करेंगे, कैपिटल आर से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आपके पास निकलेगी वही आ जाएगी ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू आपके पास कैसे आ जाएगी, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, इससे आ जाएगी। तो उसके बाद आप आगे तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे। जैसे ही आ जाएगी ये वाली, उसके बाद एक एक किरचॉफ्स लॉ लगा लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करके देखें। हालांकि ये बोला नहीं है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके देखते हैं, देखो क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लें। आर इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है, बिकॉज नंबर्स बहुत ही ख़राब नंबर हैं इसमें। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, दैट इज़ 1 बाय 1, 1 बाय 0.7, 1 बाय 0.05, दैट इज़ 1 प्लस 10 बाय 7 प्लस 100 बाय 5 हो जाएगा 35 प्लस 50 प्लस 700 बाय 35, तो ये हो जाएगा 785 बाय 35। ना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप उसको डिवाइड कर दीजिए, 785 डिवाइडेड बाय 35, सो आपके पास आंसर आता है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं बोल दूंगा 22.43, राइट। सो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 बाय 22.43, या बेसिकली मैं बोल दूँ 35 बाय 785। इसको हम लोग निकाल लेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 785 विच इज़ 0.045 ओम, इतना आ गया अप्रॉक्सीमेटली। तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स E1 2 बाय R1 0.05 प्लस E2 जिसकी वैल्यू 1.8 बाय R2 0.7 प्लस E3 1.5 बाय R3 दैट इज़ 1। वैल्यूज़ देखो, 40 प्लस 1.5 प्लस 18 by 7. Now 18 by 7 is approximately 2.5. 40 plus 1.5 plus 2.5.
तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, 44 हो गई है। तो E इक्विवेलेंट इक्वल्स 44 इंटू 0.045। तो वैल्यूज़ देख लेते हैं। 44 इंटू 0.045 1.98 वोल्ट। दिस इज इक्विवेलेंट। अच्छा, अब कैलकुलेशन आ गया है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 निकाल दो। दैट इज 1.98 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R की वैल्यू आपके पास कैपिटल R की वैल्यू, एक्सटर्नल सर्किट की वैल्यू कुछ भी डाल दो। यहाँ पर कुछ भी नहीं, 4 गिवन है। 4 प्लस 0.045, ये 0.045 4 के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट बोल दो 1.98 डिवाइडेड बाय 4। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.495 अप्रॉक्सीमेटली 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। देख लो, इतना करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का। तो आपके पास एक्सटर्नल सर्किट हो गया। अब I1 I2 I3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला लूप चूज़ करता हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला लूप, तो किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करते हैं। ये वाले लूप में स्टार्ट करते हैं बैटरी से 1.5। तो ऐसे घुमा रहा हूँ मैं पहला वाला, तो 1.5। फिर उसके बाद R की जगह पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू R, और उसके बाद I1 इंटू 1 इक्वल 0। ख़त्म। वैल्यू देख लो 1.5। अच्छा, प्लस माइनस का साइन भी लगा देते। तो सबसे पहले 1.5 को जंप किया, पॉजिटिव साइड में हूँ। R को जंप किया प्लस माइनस। R को जंप किया नेगेटिव साइड में हूँ। 1 ओम को जंप किया नेगेटिव साइड में हूँ। सारी वैल्यूज डाल देंगे। 1.5 माइनस 0.5, R की वैल्यू 4 माइनस I1 इक्वल 0। तो डायरेक्ट I1 की वैल्यू आ गई 1.5 माइनस 2, दैट इज़ माइनस 0.5। मतलब I1 का डायरेक्शन मैं गलत दिया हूँ। I1 का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। गलत दिया हुआ, उल्टा है, उल्टा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप I2 एंड I3 भी निकाल सकते हैं। अगर नेगेटिव आया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell of EMF 1.1 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to a wire of resistance 0.5 ohm. ठीक है। Another cell of the same EMF is connected in series but the current in the wire remains the same. Find the internal resistance of the second cell. अच्छा, तो आपको बोल दिया गया है एक सेल थी जिसकी EMF आपके पास 1.1 वोल्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम था, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड थी विच इज़ 0.5 ओम। डन। तो व्हाट इज़ द करंट I, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R इक्विवेलेंट विच इज़ 1.1 बाय 1, दैट इज़ 1.1 एम्पियर। ऐसा आया। R इक्विवेलेंट दैट इज़ 0.5 प्लस 0.5 दिखाई दे रहा है। अब ये बोल रहा है कि एक और सेल ऑफ द सेम EMF, एक और सेल लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है पर एक और सेल लगाया है जिसका EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, इसको भी कनेक्ट कर दिया वही R से। और बोलता है सर्किट में करंट क्या है, सेम है। पहले वाले केस में जितना था, पहले वाले केस में कितना था, 1.1 एम्पियर था। इस वाले केस में भी सेम है। तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा।
आई इक्वल्स वी बाय आर इक्विवेलेंट। अब आप देखो दो सेल्स है सीरीज़ में लगाए तो 1.1 ई की वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 प्लस 1.1 दैट इज़ 2.2 और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0.5 प्लस आर प्लस 0.5 1 प्लस आर। तो इसकी वैल्यू 1 करनी है, आई की वैल्यू क्या है 1.1 रखनी है। तो आप देख सकते हैं 2.2 बाय 1 प्लस आर इक्वल्स 1.1। तो आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 ओम आ जाएगी। सिंपल, चेक कर लो। नेक्स्ट, a battery consists of 12 cells in series, each having an EMF E and internal resistance R. Some of the cells in the battery are connected with wrong polarity. ठीक है, 12 cells सीरीज में है, each having EMF E and resistor R. Some of the cells in the battery are connected with wrong polarity. समझ में आ गया होगा, wrongly connected. This battery is connected to another source of EMF 2E and internal resistance 2R. An emitter in the circuit reads 3 ampere when battery and the source. An emitter in the circuit reads 3 ampere when battery and the source. समझ में नहीं आ रहा। एड ईच अदर मतलब सेम तरीके से राइटली कनेक्टेड है। एंड 2 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन व्हेन दे अपोज ईच अदर। फाइंड हाउ मेनी सेल्स इन द बैटरी आर कनेक्टेड विथ रॉन्ग पोलैरिटी। अच्छा चलो देखो अभी आपको समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट m cells are connected with a wrong polarity, मतलब wrongly connected। तो 12 सेल में से m सेल wrong polarity है, तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा 12 माइनस 2me, राइट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा 12R। नाउ आपके पास इधर दो केस बन रहा है। केस 1 पहला बोल रहा है ये जो पूरा स्टोरी है जब एक 2E के साथ कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। देख लो तो यहाँ पर जो एमीटर है इसमें करंट कितना जा रहा है, आई की वैल्यू इधर कितना है 3 एम्पियर। देखो ये राइटली कनेक्टेड है ये वाला व्हेन एड ईच अदर, मतलब तो इसमें 3 एम्पियर का करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स यहाँ पर 2E प्लस E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2R प्लस R इक्विवेलेंट, दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 2E प्लस E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास क्या है 12E माइनस 2me डिवाइडेड बाय 2R प्लस 12R। तो यहाँ पर E बाय R कॉमन आ जाएगा 14 माइनस 2m बाय 14 इज इक्वल टू 3। ये पहला वाला इक्वेशन आया ना। दूसरा वाला इक्वेशन आपके पास केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 जब अपोज ईच अदर दैट इज 2E 2R एंड अपोज कर देते हैं। हो गया अपोज। अब एमीटर का रीडिंग दूसरे केस में आपको क्या बोल रहा है, कितना दिखा रहा है 2 एम्पियर दिखा रहा है। तो जब अपोज कर दिया तो आई की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ E इक्विवेलेंट माइनस 2E, बट नीचे वाला आपके पास सेम रहेगा 2R प्लस R इक्विवेलेंट। तो आप बोल देंगे 2 इक्वल्स E बाय R। E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास 12E प्लस माइनस 2me माइनस 2E बाय 14R।
तो अच्छा ई यहाँ पर मैंने पहले बाहर कॉमन निकाल दिया, चलो नहीं निकालते हैं, तो ई 14R, तो डायरेक्ट देख लो ई बाय आर 10 माइनस 2m बाय 14, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ इसमें। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, डिवाइड कर दो। देखो फ़ायदा है डिवाइड करने से, जैसे ही डिवाइड करोगे ई बाई आर कट गया, 14 कट गया, 3/2 इक्वल्स 14 माइनस 2m बाई 10 माइनस 2m। तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं 2 कॉमन निकाल के 7 माइनस m 5 माइनस m। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 माइनस m इक्वल्स 2 इंटू 7 माइनस m। देखो आगे बस सॉल्विंग है, ये जो सॉल्विंग मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ ये आना चाहिए। इसमें आपको क्या बताना है, जो 15 माइनस 3m इक्वल्स 14 माइनस 2m, दैट इज़ 1 इक्वल्स m, मतलब ओनली 1 सेल इज़ रॉन्गली कनेक्टेड। अच्छा देखो यहाँ पर वापस से बताता हूँ मैं आपको मैंने क्या किया है। तो मैंने बोला लेट m सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो इक्विवेलेंट पोलैरिटी जो मैंने आपको निकालना सिखाया 12 माइनस 2m इंटू ई, 12R इक्विवेलेंट। तो पहला वाला केस बोला है दोनों ऐड कर रहा है, मतलब दोनों राइटली कनेक्टेड है, तो 3 एम्पियर का है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा 2e प्लस ई इक्विवेलेंट बाई 2R प्लस आर इक्विवेलेंट। तो वैल्यूज़ डाला, ये वाली वैल्यू बनी। सिमिलरली जब ये अपोज कर रहा है तो मैं बोल दिया लेट ई इक्विवेलेंट इज़ ग्रेटर देन 2e, तो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट माइनस 2e कर दिया। जब ये ग्रेटर है, मैंने करंट का डायरेक्शन गलत दे दिया है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। तो ई इक्विवेलेंट माइनस 2e बाई 2R प्लस आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 12e माइनस 2me माइनस 2e, और 2R बाई आर इक्विवेलेंट तो वही रहेगा। अब बस वैल्यूज़ आप देख लो, ई बाई आर कॉमन निकाल लिया, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। बस 2 इक्वेशन को डिवाइड करके थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, तो इस हिसाब से आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 12 में से एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the ends of a resistor are connected to 19 cells in series, each of resistance 0.1 ohm. The current is found to be 2 ampere. The number of cells is reduced to 15 and an external resistance of 9.5 ohm is connected in series to the given resistance. The current becomes 1/2. Find the given resistance and EMF of the cell. अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है। तो आपको बोल दिया पहले एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 19 सेल्स, मतलब मुझे पता नहीं पर सीरीज़ में है तो 19E ही होगा। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम, दैट इज़ 1.9 ओम। द करंट इज़ फाउंड टू बी 2 एम्पियर, एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया गया, और यहाँ पर करंट की वैल्यू आपके पास I की वैल्यू क्या थी 2 एम्पियर, तो I तो आप निकाल ही सकते हैं, I इक्वल्स 19E बाय R प्लस 1.9, दैट इज़ यू कैन से 2 इक्वल्स 19E बाय R प्लस 1.9। ये पहला वाला पार्ट जो बोला उसका मैंने इक्वेशन बना दिया ना। दूसरा वाला बोलता था नंबर ऑफ सेल्स इज़ रिड्यूस्ड टू 15, मतलब जहाँ 19E था वहाँ 15E हो गया, और जहाँ 1.9 था वहाँ 1.5 हो गया, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 इज़ एडेड, ऐसा हो गया। करंट की वैल्यू बोलती है कि हाफ हो गई, दैट इज़ 1 एम्पियर हो गई। तो दूसरे वाले केस में I निकालने का तरीका है 15E डिवाइड बाय 1.5 प्लस 9.5 11 प्लस R, दैट इज़ 1 इक्वल्स 15E डिवाइडेड बाय 11 प्लस R। दिस इज इक्वेशन 2।
देखो जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा लिख दिया, जैसा बोला है वैसा लिख दिया। द करेंट बिकम्स 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, राइट नाउ डिवाइड करना है, बिकॉज ये कट जाएगा। डिवाइड 1/2, तो 2 इक्वल्स 19 डिवाइडेड बाय r प्लस 1.9 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइड बाय 11 प्लस r। देखो ई कट गया, राइट। तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे सॉल्व करना मेरे ख्याल से सिंपल है। 2 इक्वल्स आपके पास क्या चला जाएगा, 19 इंटू 11 प्लस r, और नीचे में हो जाएगा 15 इंटू r प्लस 1.9, राइट। अच्छा वो ठीक है, इस तरीके से हो गया। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 30r प्लस 30 इंटू 1.9 इक्वल्स 19 इंटू 11 प्लस 19r। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से 30 माइनस 19 11r, दैट इज़ 19 इंटू 11 माइनस 19 इंटू 3। अब इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, 11 माइनस 3, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके पास r भी आ जाएगा, r इक्वल्स 19 मल्टीप्लाइड बाई 8/11। सॉल्व कर लेना, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ r, e भी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 cells each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt each are used to send current through an external circuit of 2 ohm resistance. Find the best mode of grouping them and the current through the external circuit। देखो 36 cells है, ईच का EMF 0.5 ohm है। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर उसको सीरीज़ में लगाया, इफ़ कनेक्टेड इन सीरीज़, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंड करता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 36 इंटू 0.5, दैट इज 18 ohm, and if connected in parallel, R equivalent equals 0.5 by 36, that is 1/72, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आपके पास क्या होता है, सीरीज़ में आपके पास आई मैक्स का कंडीशन क्या है, करंट मैक्सिमम का कंडीशन क्या है सीरीज़ में, R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट, और पैरेलल में कंडीशन क्या है, R इज़ वेरी 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 लेस देन R इक्विवेलेंट, ऐसा कंडीशन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है ना, इधर आपके पास सीरीज़ में लग सकता है, बिकॉज इस केस में R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट तो है नहीं ना, पैरेलल में लग सकता है, आई मैक्सिमम हो नहीं रहा है। तो ये वाला दोनों ही कंडीशन आपके पास जा चुका है, तो इस तरीके से तो कभी लगेगा नहीं। इसका मतलब ना सीरीज़ ना पैरेलल, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। अगर करंट मैक्सिमम चाहते हैं तो आपके पास ग्रुपिंग कैसी करनी पड़ेगी, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और कुछ नहीं, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कैसे चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालूँगा। तो अगर आप चेक करो, मैंने आपको पढ़ाया है मैक्सिमम करंट सीरीज़ में कब होता है, जब R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट, पर R यहाँ पर 2 ohm है, राइट, तब होगा। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा सिचुएशन तो नहीं है, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब भी नहीं हो सकता।
बिकॉज R2O में R इक्विवेलेंट और भी कम हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास एक ही ऑप्शन है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब n cells in series and m branches of m cells, ऐसा। तो n cells in series और m branches of n cells, m cells गलत लिख दिया, m cells। तो आपके पास ये बात तो समझ में आ गया, n cells in series इंटू m इक्वल्स 36। अरे यही तो बात है, मतलब आप ये बात तो समझ में आ गया ना, यहाँ पर n cells है, राइट। और ऐसे आपके पास कितना पेयर है, m है। मतलब ये वाला आपके पास m है, ये वाला n है। अगर एक में n है, दूसरे में 2n, तीसरे में 3n, तो m में कितना होगा, mn। और आपके पास टोटल सेल्स कितनी है, 36 है। और अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में पढ़ा है r इक्वल्स n/m इंटू स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5, और कैपिटल R की वैल्यू 2 गिवन है। तो 2 इक्वल्स n/m इंटू 0.5, दैट इज़ n/m इक्वल्स 4। तो दो इक्वेशन है, एक n/m इक्वल्स 4 और n/m n इंटू m इक्वल्स 36। देखो बना लिया, बस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को तो आपके पास क्या आएगा, n इंटू m मल्टीप्लाइड बाय n/m इक्वल्स 36 इंटू 4। m से m कट गया, n स्क्वायर इक्वल्स 36 इंटू 4, n इक्वल्स 36 इंटू 2 विच इज़ 12। तो n अगर 12 है, m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया, बेटर ऑप्शन क्या है, 12 cells in series and 3 branches of 12 cells in parallel। मतलब डायग्राम आपके पास कैसा बनेगा, बेस्ट डायग्राम आपके पास कैसा बनेगा इस सिनेरियो में, ऐसा। राइट। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल केस जो यहाँ पर हो सकता है, r इक्वल्स 2 ओम। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखो ये 3 ब्रांच है, और यहाँ पर आपके पास ये कितने हैं, ये आपके पास 12 है, 3 ब्रांच को 12 है, राइट। तो ये आपके पास बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। सो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। हमारा ये लेक्चर 4 वाला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले लेक्चर होंगे, राइट, जो आपके पास बोर्ड में तो इतने यूज़फुल नहीं है, पर जैसे नीट हुआ, जेई मेंस हुआ, इनफैक्ट जेई एडवांस हुआ, उसमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। तो पहले आप ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर वो वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।